हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी हम 11th स्कूल सीरीज में इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर पे हमने मतलब जो पढ़ा है उसमें बेसिकली हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब क्या इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है, कैसे इसको निकालते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन लेते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, और अगर हम कंसंट्रेशन के अलावा प्रेशर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे। ये सब चीज़ें हमने थोड़ी सी पढ़ी। आज हमारे जो आज के लेक्चर का जो टारगेट है, उस लेक्चर के टारगेट में आज हमारा ये रहेगा कि आज हमें जो पढ़ना है, एक तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है, एंड द सेकंड इज ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे लास्ट में, अगर हमें टाइम मिल जाएगा तो हमें पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी and equilibrium constant. And equilibrium constant. So बच्चों, आज हम इनके ऊपर फोकस करेंगे, मतलब मेन टारगेट हमारा यहां तक है। कोशिश पूरी की पूरी करेंगे कि हम इसको भी पढ़ लें। देखते हैं कितना लंबा वीडियो बनता है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहिए, मतलब एक रफली आइडिया लिए तो 1.5 आवर के आसपास का ये ओवरऑल टोटल वीडियो जाना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बच्चों कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा एक दो एग्जांपल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन के लिए अगर लिखने के लिए दिखाऊं तो कैसे और लिख सकते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास आ जाता है एक रिएक्शन आता है, दैट इज द अगर हम लिखते हैं CH3 COO, आप इसे ऐसे लिख लेते। CH3 की बजाय हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द N2 प्लस थ्राइस H2 वाला तो लिखना सिखा दिया था आपको। दैट इज द ट्वाइस NH3, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc लिखना होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 होल का डिवाइडेड बाई, अगर हम लिखते हैं यहां पर तो होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर N2 और थ्राइस H2 का स्क्वायर क्यूब। अच्छा बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। और मैंने बोला कि हमारे पास CaCO3 गिव्स, हमारे पास क्या हो जाता है CaO प्लस CO2। दिस इज अ सॉलिड। अगर इसका Kc लिखना चाहूंगा तो लिखेंगे हम कैल्शियम CaO और ब्रैकेट क्लोज CO2 और ब्रैकेट क्लोज देन CaCO3, और नोट डाउन करिएगा एक पॉइंट जो मेरा लास्ट क्लास में मिस हो रहा था, दैट इज द फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट बिकम 1। तो कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी बोल दें, कॉन्सेंट्रेशन बिकम 1 यूनिटी। सो यहां पर Kc की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट इज अ CO2 बस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर ही होगा Kc। या फिर अगर हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर निकालने आएगा, तो पार्शियल प्रेशर तो वैसे भी केवल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो दैट इज द गैस, हमारे पास Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। केवल और केवल ये निकल के आएगा, केवल और केवल इतना निकल के आएगा। चलिए बच्चे, अब ज्यादा टाइम इस पे नहीं, हम बस पिछली क्लास में एक पॉइंट ये छूट गया था, इस चीज को मैंने यहां पर बता दिया है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चे हमारे पास ना कुछ केसेस मिलते हैं। भाई हमने बोला कि मेरे पास एक ए था, ए से
बी में स्टार्ट कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम यानी कि केसी लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मैंने बोला अब मेरे पास इसकी कुछ वैल्यू आई, अब वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अब सोचिएगा वैल्यू क्या क्या। केस वन मैंने बोला कि केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 3, मतलब काफी बड़ी है, 10 की पावर 3 से बड़ी है। तो उस केस में हम ये बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज क्वाइट लार्जर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा बच्चों ये कब, मतलब जब इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है वो ए से ज्यादा है, तभी तो ये वैल्यू 10 की पावर 3 पर पहुंचेगी। भाई ये 1000 हो ये 1 हो, ठीक है, ये 10,000 हो ये 1000 हो, सॉरी 10 हो, ये 1,00,000 हो ये 10 हो, 100 हो। भाई जब इतने के साथ चलेगा, मतलब जब नीचे भाई ऊपर वाली वैल्यू 1000 टाइम्स बड़ी होगी तभी तो ये चीज मिलेगी। कैन वी से कि इस वाले केस में इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश, जब केस वन की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एट द एंड इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश almost at the end of the reaction almost at the end of the reaction, मतलब जब रिएक्शन खत्म होने ही वाली थी बस उससे थोड़ी देर पहले इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहां पर इसका मतलब केस टू, अगर मैं बच्चों केस टू की बात करता हूं, दैट इज द केस टू। अगर मैं केस टू की बात करता हूं तो केस टू मैंने बोला कि भाई के इक्विलिब्रियम या के सी इज लेस देन 10 की पावर -3। आपको पता है कि के सी का फॉर्मूला क्या है, बी डिवाइडेड बाई ए। अगर मैंने ये लिया, भाई ये कब आएगा, जब ए की कॉन्सेंट्रेशन क्वाइट लार्ज होगी, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज क्वाइट ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यानी कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई थी वैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, बी बहुत ज्यादा बना ही नहीं था। यानी कि इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश, इक्विलिब्रियम will establish at the initial stage of the reaction। मीन जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुई वैसे ही क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। यार इसी केसेस पर मैंने एक डायग्राम पिक किया है फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलती है, एक रफ आइडिया लेके चलती है, वो मैं भी आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज दिस एंड दिस। अगर इक्विलिब्रियम इस रेंज में एस्टैब्लिश होता है, ये वाली रेंज में, तो मींस बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम, मींस ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट है, एक रिएक्टेंट भी होगा कुछ ना कुछ, प्रोडक्ट भी, मतलब कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल नहीं है, या कंपेयर में कोई एक बहुत लार्ज नहीं है बहुत कम नहीं है। बट अगर इक्विलिब्रियम एक्सट्रीमली लार्ज है तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई थी, बस उससे थोड़ा सा पहले इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अगर हम बोलेंगे कि ये वैल्यू बहुत कम है, नेग्लिजिबल वैल्यू, यानी कि जैसे कि लाइक 10 की पावर -10, 10 की पावर -20, 10 की पावर -30, हम ये बोलेंगे रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, मींस रिएक्शन हुई कितनी, बस जैसे ही स्टार्ट हुई वैसे इक्विलिब्रियम में पहुंच गई, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई वैसे इक्विलिब्रियम में पहुंच गई, जब इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत छोटी होगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें ये बताती है कि भैया हमारे पास अगर किसी रिएक्शन की के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेट सपोज 5 × 10 की पावर -10 है, तो उस समय द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज मच लार्जर देन द प्रोडक्ट। सो एट इक्विलिब्रियम अमाउंट
of product reactant is much larger than the amount of प्रोडक्ट। एक रफ वैल्यू ऐसे मैंने बोल दिया कि भैया के इक्विलिब्रियम की किसी रिएक्शन के लिए वैल्यू 10 की पावर 2 इंटू, इस समय क्या बोला जाएगा, इस समय यह बोला जाएगा एट इक्विलिब्रियम जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट is much larger than the amount of reactant, than the amount of reactant। आ गया सबको समझ में, पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। हमें बस केवल इसका यूज के इक्विलिब्रियम की वैल्यू से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता करने में यूज होता है। अगला आता है बच्चे यहां पे प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, नॉट द एक्सटेंट, दैट शुड बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बच्चे क्या हुआ कि भाई हमारे पास एक रिएक्शन थी, मैंने बोला एक रिएक्शन थी, दैट इज अ A gives B, ठीक है। अब मुझे पता है कि एट इक्विलिब्रियम, मैंने से बोला कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो के सी की वैल्यू क्या आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और इसकी वैल्यू आई कोई X। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं, जब तक हम टेम्परेचर, अगर हमने बोला टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। हुआ क्या, मैंने ये लिख दिया एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर तो लिखा नहीं है भाई, क्या बात है, बोल दिया टेम्परेचर। ये वैल्यू अब के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये कंडीशन आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आते हैं हम, एक वेसल हमने लिया, वेसल में जैसी मैंने वेसल लिया, वेसल में मैंने A डाल दिया कुछ अमाउंट B डाल दिया, मतलब मैंने उसमें A डाल दिया, कुछ B भी डाल दिया होगा, या चलो A ही डाल दिया, बस मैंने A का डाल दिया है। हमें पता है कि रिएक्शन जो है वो A से B में कन्वर्ट होगी और रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, भाई जैसे मैंने कर दिया, मैंने A डाला, वो B में कन्वर्ट हुई, B धीरे धीरे A में कन्वर्ट हो रहा है, A B में, B A में। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है? मैं क्या करूंगा कि मेरा बस काम इतना है, मैं क्या करूंगा, एक रेशियो निकालूंगा, वो रेशियो क्या होगा, उस मोमेंट पे जाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम पर निकाल लिया मैंने, जिस समय मेरा मन करा। मैंने बोला आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 10 मिनट, मेरे को पता लगाना है कि द गिवन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम आ गई है या नहीं आई है भैया, या अभी आना बाकी है उसे। तो मैंने जब निकाला तो इसी रेशियो को बोला जाता है Q, मतलब कि जो एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना, जो एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है वही एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है किसी भी टाइम पर। मतलब उस एक्सप्रेशन में आप बस वैल्यूज पुट करेंगे, अभी एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, नॉट द वैल्यू, वैल्यू क्या आई है वो बात की बात है। तो वो जब एक्सप्रेशन आप सॉल्व करोगे तो उस एक्सप्रेशन का जो रेशियो आया है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो आया है, वो रेशियो कहलाता है रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू, अगर रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू इफ Q
अब इसको मैं अगले पेज पे लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इस रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू डिसाइड करती है, मतलब वो रेशियो डिसाइड करता है भाई एवरी रिएक्शन वांट्स टू कम इन इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना, एवरी रिएक्शन wants to come in equilibrium. Come in equilibrium. Every reaction wants to come in equilibrium. तो बस उसी क्राइटेरिया को हमें ध्यान में रखते हुए अभी हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कि भैया 3 केस बन के आ सकते हैं। केस वन हमारे पास केस 1 क्या आएगा? केस 1 ये आ सकता है कि Q की वैल्यू छोटी निकले K इक्विलिब्रियम से। Q की वैल्यू क्या निकले? छोटी निकले K इक्विलिब्रियम से। जब Q की वैल्यू अगर हमारे पास छोटी निकलती है तो Q चाहता है कि मैं K इक्विलिब्रियम बनूं। Q चाहता है तो भैया Q चाहेगा तो क्या करना होगा? उसे B की वैल्यू बढ़ानी होगी और A की वैल्यू घटानी होगी भाई, तभी तो वो X के बराबर पहुंचेगा, तभी तो KC के बराबर पहुंचेगा भाई। अभी Q छोटा है, यानी कि वो रेशियो जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो है वो अभी छोटा है। वो चाहेगा कि मैं जो है वो K इक्विलिब्रियम बन जाऊं। अब वो K इक्विलिब्रियम कैसे बने? K इक्विलिब्रियम बनने के लिए उसे B की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और A की वैल्यू घटाए। और वो कैसे बढ़ाएगा? जब नेट रिएक्शन वो फॉरवर्ड लेके जाएगा। और नेट रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे जाएगी? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड का ज्यादा होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड कम होगा। तो हम यह बोलते हैं कि इन दिस केस रेट ऑफ फॉरवर्ड should be greater than rate of backward। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, यानी कि नेट रिएक्शन शुड मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो नेट रिएक्शन will move forward। अब यार इसका जस्ट उल्टा, अगर बाय चांस केस 2 हमारे पास आता है और केस 2 में हमने बोला कि ये जो रिएक्शन क्वेशेंट की वैल्यू, यानी कि वो जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो निकल के आया, दैट शुड बी ग्रेटर। हमें बड़ा मिल गया किसी तरीके से, किसी वजह से बड़ा मिल गया। अब यार बड़ा मिल गया तो भैया वो चाहेगा कि मैं वैल्यू घटाऊं। अब ये Q बच्चों देखो, Q की वैल्यू बड़ी है, यानी कि B अपॉन A का जो रेशियो आया है वो यहां वाले टाइम के B मतलब जो इक्विलिब्रियम है उससे बड़ा है। वो चाहेगा कि भैया उस रेशियो को मैं घटाऊं। वो घटेगा कैसे? वो घटेगा ऐसे कि B की वैल्यू को मैं घटाऊंगा और A की वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा। वो कब हो सकता है? जब नेट रिएक्शन बैकवर्ड जा रही हो। तो हम लिखेंगे इस वाले केस में रेट ऑफ बैकवर्ड should be greater than rate of forward। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं तो नेट रिएक्शन will move backward। नेट रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड। यार बच्चों तीसरा केस भी तो हो सकता है। हमने मान लो पहली बार चेक करा तो Q जो था वो छोटा निकला, Q K इक्विलिब्रियम बड़ा था, तो नेट रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी। ठीक है, पर थोड़ी देर बाद हमने चेक किया और हमें केस तीसरा मिला। एंड वो केस तीसरा ये मिला कि Q जो है दैट इज द K इक्विलिब्रियम के बराबर। सो हमने क्या बोला? Q जो है वो K इक्विलिब्रियम के बराबर है। तो हमने ये कहा कि इस समय जब Q जो है वो K इक्विलिब्रियम के बराबर है तो राइट नाउ इक्विलिब्रियम द गिवन रिएक्शन
इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा केस मिल जाता है तो हम बोलते हैं रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि कैसे अगर हम किसी टाइम पर Q निकालकर उसे K इक्विलिब्रियम से कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि नेट रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी। चलो बच्चों, इस पे बेस्ड ना हम मतलब एक डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम हमारे पास एनसीईआरटी का पिक किया हुआ है। मतलब हर समय अगर Q छोटा है तो वो बड़ा होकर K इक्विलिब्रियम के बराबर बनना चाहता है, अगर Q बड़ा है तो भी K इक्विलिब्रियम के बराबर बनना चाहता है। मीन्स इसके लिए आइडियल चीज जो है वो उसे KC बनना है या K इक्विलिब्रियम बनना है। जैसे हम कई बार बच्चों से पूछते हैं ना बड़े होके क्या बनना है, तो वो एक आइडियल चीज बताएंगे। सारे बच्चे क्या बोलेंगे, मुझे बड़े होके क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे चोर बनना है। ठीक है, तो बस वही इसका भी आइडियल चीज क्या है, जो आइडियल होता है वो आइडियल क्या है, इसका भी आइडियल है कि Q wants to become K इक्विलिब्रियम, तो उसको K इक्विलिब्रियम बनना है एक दिन बड़े होके, और वो बन भी जाता है। अपनी रिएक्शन को इस हिसाब से शिफ्ट, इस हिसाब से मतलब मूव करा के आगे से आगे छोटे से बड़ा बनना है तो भैया फॉरवर्ड, अगर बड़े से छोटा जाना है तो नेट रिएक्शन को बैकवर्ड। नेट रिएक्शन बैकवर्ड मींस यानी कि बैकवर्ड का रेट ज्यादा तेज होगा, फॉरवर्ड का कम होगा, तो नेट रिएक्शन हमें बैकवर्ड जाते हुए नजर आएगी। चलिए बच्चों, इस पर ना इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पर उससे पहले हम ना K इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो पहली प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट do not depends on initial concentration of reactant and product and have a definite value at constant temperature and have definite value at constant temperature मीन्स कुल मिला के अगर कोई रिएक्शन है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स रहेगा जब तक हम उसका टेम्परेचर नहीं बदलेंगे। आप टेम्परेचर बदल देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, पर अगर आप टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं बदलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है दैट इज A गिव्स B। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू, मतलब इसकी कोई वैल्यू है, K इक्विलिब्रियम 1 बोल देता हूं इसे, या तो K1 बोल देते हैं। K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है B/A। अब इसी रिएक्शन को जस्ट मैं पलट के लिख दूं, मैंने क्या लिख दिया, अनदर रिएक्शन हमने निकालनी है दैट इज B से A बनाया मैंने, और इसका K इक्विलिब्रियम यानी कि K2 निकालना है। K2 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहां से बात करता हूं तो दैट इज A। अगर इस A को मैं और नीचे डिवाइड में लेके जाऊं तो क्या प्रॉब्लम है, कैन आई राइट दिस 1/B और डिवाइडेड बाई A। ये है मेन डिवाइड ऊपर वाला। इस B/A को क्या बोलूंगा, B/A इज नोन एज ए, अगर हम बात करते हैं तो ये K1 ही तो था, तो कैन आई राइट कि इसके अलावा K2 इज इक्वल टू 1/K1।
अगर आपने रिएक्शन को पलट के लिख दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नई रिएक्शन अब पलट के लिखने के बाद आई है वो पहले वाले का बस डिवाइड करना है। समझ में आ गया? दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2। अगर मैं प्रॉपर्टीज 3 की बात करता हूं, अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? लेट सपोज मैंने लिया एक रिएक्शन दैट इज A गिव्स B, इसका K1 A गिव्स B, इसका K1 मैंने लिखा, ये बस अब नाटक करने लग गया है, दैट इज द A गिव्स B, तो K1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब मैंने इस पूरी रिएक्शन को क्या कर दिया है? Na गिव्स NB, N से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 मैंने लिखना चाहा तो B और अपॉन A, इसकी पावर n, इसकी पावर n, तो कैन आई राइट बच्चों K2, ध्यान से देखना, K2 इज इक्वल टू B और A होल का स्क्वायर, होल की पावर n, सॉरी। सो अब B अपॉन A को तो मैं K1 लिख सकता हूं ना, सो K2 इज इक्वल टू K1 का पावर n। सो बेसिकली हमारे पास क्या आया? अगर किसी रिएक्शन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं कि आपने क्या केवल A को कर दिया या B को कर दिया। अगर किसी रिएक्शन को आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रिएक्शन का जो नई रिएक्शन आई है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए बस कुछ नहीं करना, पुराने वाले के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर पे लगा देना, यू विल गेट द न्यू इक्विलिब्रियम। सो ये हुआ तीसरी प्रॉपर्टी। अगर बच्चों में चौथी प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक रिएक्शन है, A से गिव्स B, B से मेरे पास आया C, C से मेरे पास आया D, और इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, K2 concentration of C upon concentration of B, K3 concentration of D upon concentration of C। अब तीनों को ऐड करता हूं तो B से B कटा, C से C कटा, और बचा क्या रह गया? A इक्विलिब्रियम D। अब इसके लिए K इज इक्वल टू, अब मैं केवल K यूज कर रहा हूं इसके लिए ओवरऑल नेट करने पर, ऐड करने पर। सो मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। कैन आई राइट बच्चों इसको, क्या मैं ऐसे कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूं? मैंने बोला दिस इज अ D डिवाइडेड बाई C इंटू C डिवाइडेड बाई B और इंटू B डिवाइडेड बाई A। तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा दिस इज B से B कटा, C से C कटा, तो नेट रिएक्शन जो आएगा दैट इज द D डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो हमारे पास K ये आएगा। सो आ तो यही गया है, बट इसके बेसिस पर अब देखना ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा? अब ये काटने पे मैंने आपको बस दिखाया कि वापस ये आ गया है, बट मेरे पास अगर मैं इसको लिखता हूं तो कैन आई राइट दिस वन, यानी कि K इज इक्वल टू, इसके हिसाब से क्या लिखूंगा? दैट इज द K3 इंटू, इसके हिसाब से क्या लिखा जाएगा? दैट इज द K2 इंटू, इसके हिसाब से क्या लिखा जाएगा? दैट इज द K1। कंक्लूजन मुझे ये बताना था, मेरे को तो आपको वापस ये बस दिखाना था। अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो अगर कोई रिएक्शन, नेट रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ऐड करके आई है, तब नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन पुरानी रिएक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारे पास हुआ कुछ इस तरीके से, ये हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इन प्रॉपर्टीज और
वहां पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस एंड उन वाले पॉइंट्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2A, यानी कि रिएक्शन 2A गिव्स B प्लस C इज, यानी कि Kc की वैल्यू इन्होंने दे दी है, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -3। एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज A गिव्स इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू हमारे पास 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। तो बेटा हमारे पास अगर हम देखते हैं तो मैंने बोला Q निकालिए, और Q का एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन होता है जो आप के इक्विलिब्रियम के लिए लिखोगे। तो एक्सप्रेशन जो मैं लिखूंगा दैट शुड बी द बी, दैट शुड बी द सी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करिए, सबकी वैल्यू बराबर है, तो बराबर होने की वजह से 3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दोगे, तो 3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4, यानी आया 1। सो आप मुझे खुद ही सोच के बताइए, Q की वैल्यू है, Kc की वैल्यू है, Q की वैल्यू 1 आई है, सो Q इज लार्जर देन K इक्विलिब्रियम। तो हम बोलेंगे नेट रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। उल्टा हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज लेस देन रेट ऑफ बैकवर्ड। भाई बैकवर्ड का रेट ज्यादा होगा क्योंकि Q की वैल्यू बड़ी है, सो द नेट रिएक्शन मूव बैकवर्ड डायरेक्शन। नेट रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, एट 470 लिखा हुआ है, एट 473 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, जो कि रिएक्शन हमारे पास ये गिवन है, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, ठीक है, इज इतना, यानी कि 8.3 इंटू 10 की पावर -3। इफ डिकम्पोजिशन इज डिपिक्टेड एज, ठीक है लिखा हुआ है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द रिएक्शन। पहले तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, रिएक्शन हो गई हमारे पास बच्चों, दैट इज द PCl5 गैस, और इट गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो मतलब Kc की एक्सप्रेशन, तो दैट शुड बी PCl3 दैट Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5 कॉन्सेंट्रेशन, PCl5 कॉन्सेंट्रेशन। सो हमने क्या करा, ये एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। तो दिस इज द ए पार्ट। अगर हमने बात करी है रिवर्स रिएक्शन, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर, अब इसी Kc की वैल्यू क्या है, Kc की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है, दैट इज द 8.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। अगर यहीं पर मैं क्या करता हूं कि बी पार्ट फॉर रिवर्स रिएक्शन, यानी कि PCl5 की जगह हो गया PCl3 प्लस Cl2 एंड दे विल कंबाइन और फॉर्म PCl5। PCl5 बनाएगा। अगर PCl5 बना रहा है तो राइट नाउ इसका जो Kc आएगा, जो Kc डैश आएगा, ठीक है,
तो बच्चों यहां पर इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया। अगर मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है तो जो Kc डैश है वो इस वाले Kc का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन Kc, और 1 अपॉन Kc जो आएगा दैट शुड बी द 1 अपॉन 8.3 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, 10 की पावर -3, तो दैट शुड बी 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, 1000 अपॉन 8.3, 1000 अपॉन 8.3 जाएगा। तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, और फिलहाल आपको तो अपने आप से कैलकुलेट करना होगा, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूं 1000 डिवाइडेड बाई 8.3, तो दैट इज द 120.48, 120.48, दैट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो बच्चों अभी हमारे पास यहां तक का कैलकुलेशन हो गया। आइए बच्चे हम आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। आगे हमारे पास है एक प्रिंसिपल कि अब हमारे पास एक सिस्टम है, एक रिएक्शन है, वो A गिव्स B, मान लेते हैं A गिव्स B, ये इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में होने की वजह, मतलब अब ये इक्विलिब्रियम में है, अब मैं भैया चाहता हूँ इसे परेशान करना और इसे मतलब इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। अब इसको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किए। अब स्ट्रेस किस किस टाइप के होंगे? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और इनर्ट गैस, कैटलिस्ट, टेम्परेचर। कुल मिला के कौन कौन से स्ट्रेस हो गए हमारे पास? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तीसरा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, चौथा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ, अगर हम बात करते हैं यहां पर तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, चौथे के बाद पांचवा पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और छठा पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। छठा पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या है, ये 6 इफेक्ट हमें पढ़ने, यानी कि हमने ये 6 स्ट्रेस, 6 में से कोई भी एक स्ट्रेस हमने अप्लाई किया। जब हम 6 में से कोई भी एक स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, 6 में से कोई भी स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो चाहेगा कि मैं वापस इक्विलिब्रियम में पहुंचूं, तो वापस इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए जो स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया था उसके अगेंस्ट हमारा सिस्टम यानी हमारी रिएक्शन काम करेगी। फिर से वन सेकेंड, एक इक्विलिब्रियम है, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल है, क्लोज वेसल है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है। ठीक है, हमने एक स्ट्रेस अप्लाई किया, उस स्ट्रेस में से कोई भी एक 6 में से कोई स्ट्रेस अप्लाई किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब रिएक्शन चाहेगी कि फिर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो, उस फिर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के प्रोसेस में जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन काम करेगी। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई होगी तो वो घटाएगी, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया होगा तो वो घटाएगी, रिएक्शन घटाएगा, प्रेशर घटाएगी। अगर मैंने वॉल्यूम घटाया तो रिएक्शन चाहेगी कि वॉल्यूम बढ़ाए। ठीक है, अगर हमने कुल मिला के कैटलिस्ट ऐड किया तो कैटलिस्ट की वजह से, वैसे कैटलिस्ट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो उसको हम बाद, अगर हमने टेम्परेचर घटाया तो रिएक्शन चाहिए टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन चाहिए टेम्परेचर घटा दूं। तो कुल मिला के उसका जस्ट अपोजिट काम करना है। ठीक है, जस्ट अपोजिट काम करना है, ये ध्यान रखना है। तो बस यही चीज हमारे पास ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहलाती है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, उसके स्टेटमेंट को अगर हम रीड करते हैं तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स इट स्टेट दैट चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स that determine the equilibrium conditions of a system
ऐसी कोई भी फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिफाइन होते हैं, condition of determine the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counteract the effect of the change। मतलब कुल मिला के जो मैंने बताया उन्होंने एक टिपिकल भारी भरकम लैंग्वेज के साथ एनसीईआरटी ने पेस्ट कर दिया उसे। तो सिंपल भाषा में, आसान भाषा में अगर बात करें तो कुल मिला के एक सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में है, उस पर एक स्ट्रेस लगाया, अब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो गया होगा, वो वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा और आते हुए वापस इक्विलिब्रियम में आते हुए वो जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया था उसके जस्ट अपोजिट उसको वर्क करना है, ये उसकी टेंडेंसी है बस। अगर वो हमने स्ट्रेस लगाया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ तो फिर क्या दिक्कत, इक्विलिब्रियम तो है ही, क्या दिक्कत है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ, पहला आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन में हमारे पास ए पार्ट चेंज, मतलब एडिशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, हम चल लेते हैं एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। हमने क्या करा, केसी निकाला, केसी निकाल के वैल्यू हमने रख दी, ठीक है, केसी निकाल दिया। अच्छा केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो एक्सप्रेशन तो बच्चे यही होगा ना। हमने क्या करा, एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लो मैंने रिएक्शन ले ली है ए गिव्स बी, इसका केसी मैंने निकाला, केसी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इक्विलिब्रियम पे इस कांस्टेंट की इस रेशियो की वैल्यू है समथिंग एक्स। अब मैंने क्या कर दिया, जैसे ही रिएक्टेंट ऐड करा, यानी उसके अंदर ए ऐड कर दिया मैंने, क्या ऐड कर दिया मैंने, ए ऐड करते क्या हुआ होगा, इक्विलिब्रियम हो गया होगा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब होते ही जैसे डिस्टर्ब हुआ मैंने निकाला क्यू, क्यू का एक्सप्रेशन क्या आया, बी अपॉन ए, यानी कि अब ये जो है ये तो इक्विलिब्रियम टाइम पर थी, ये है आफ्टर डिस्टरबेंस। तो यानी जैसी हमने डिस्टर्ब कर दिया, अब राइट नाउ मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, भाई बैकवर्ड जा रही है नेट या फॉरवर्ड जा रही है। तो जैसे मैंने ए, भाई ए तो बढ़ चुका होगा ना, ए इज ग्रेटर देन यहां वाली कॉन्सेंट्रेशन से, तो ए की वैल्यू मैंने बढ़ा दी। अगर ए की वैल्यू मैंने बच्चों बढ़ा दी है तो ओवरऑल जो वैल्यू है, ओवरऑल जो रेशियो है प्रोडक्ट अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का जो रेशियो है, ए बढ़ने की वजह से, डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से रेशियो वैल्यू क्या हो गई होगी, सॉरी बढ़नी, घट गई वैल्यू क्या हो गई होगी, घट गई होगी। यार बच्चों वैल्यू घट गई होगी तो खुद ही सोचो क्यू क्या हो गया है, लेस देन के, इक्विलिब्रियम आ गया या नहीं आ गया। या फिर आपने रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट यानी कि बी की वैल्यू घटा दी, तब भी तो सेम हाल हुआ होगा। जब के लेस देन के इक्विलिब्रियम आया तो बेटा उस मोमेंट पे हम क्या बोलेंगे, नेट रिएक्शन जो रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड is greater than rate of backward. Rate of forward is greater than rate of backward. ये आएगा हमारे पास, ठीक है, ये आएगा। तो यानी कि नेट रिएक्शन अब जो चल रही होगी, नेट रिएक्शन मूव बैकवर्ड। क्या बच्चों इसको जनरली लैंग्वेज में हम ये बोल देते हैं, देखो पुराने इक्विलिब्रियम से नए इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में इस कंडीशन में
हमें ऐसा लग रहा है कि इक्विलिब्रियम पीछे की साइड जा रहा है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो ऐसा लगेगा कि नेट रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड आ गया। सो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जबकि इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, बी पार्ट, अगर हमें बोला रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट ओब्लिक एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, वही सेम रिएक्शन हम ले लेते हैं, वही सेम रिएक्शन हमने पिक कर ली, और दैट इज द, हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज A गिव्स B। अगर हम इसी रिएक्शन को देखते हैं, A गिव्स B, तो भाई Kc की वैल्यू क्या है, B अपॉन A, ठीक है, और Q की वैल्यू क्या है, दैट इज द B अपॉन A। ये तो फिक्स हो गया, दैट इज X, ये तो X हो गया। बट यहां पर मैंने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर दिया, वैल्यू न्यूमरेटर बढ़ा दिया, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट डिनोमिनेटर घटा दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो Kc है वो हमारे पास क्या हो गया, लेस देन Q हो गया, यानी कि नेट रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड, हम क्या बोलेंगे कि नेट रिएक्शन मूव बैकवर्ड, नेट रिएक्शन मूव बैकवर्ड, नेट रिएक्शन मूव बैकवर्ड। हम ये बोलेंगे, एक सेकेंड रुकना बच्चे, यहां पे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड ज्यादा है, ये हमने गलत लिख दिया है, नेट रिएक्शन मूव फॉरवर्ड, तो हमारे पास रेट फॉरवर्ड का ज्यादा है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन की जगह फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन आएगा। सो कम टू द नेक्स्ट वन, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आता है नेट रिएक्शन मूव बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। चले भैया हम अगला समझते हैं। अगला हमारे पास केस आता है सेकंड केस आता है बच्चों, एडिशन ऑफ सॉरी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में अगर हम बात समझते हैं तो बच्चे हमें पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अभी ऐसे लिखते हैं इसको, ज्यादा बेटर अप्रोप्रिएट जो लिखा जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एंड ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है फ्रॉम
आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम will shift in that direction where number of gaseous moles, ज़्यादा to be precise, number of gaseous moles are less। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला बच्चों PCl5 ये भी गैस है, PCl3 ये भी गैस है, प्लस Cl2 ये भी गैस है। मैंने इसका प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने की वजह से इक्विलिब्रियम क्या होगा, या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर बढ़ा। अब यहां नंबर ऑफ मोल्स कम किस साइड है, यहां पर देखा जाए तो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स है 1, और सॉरी रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स है 1, और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 1 और 1 2। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड। अच्छा चलो एक एग्जांपल और, N2 प्लस थ्राइस H2 ये सब गैस है, गिव्स ट्वाइस अमोनिया। इस बार मैंने प्रेशर बढ़ाया नहीं, प्रेशर घटाया। अब प्रेशर घट रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सिस्टम या रिएक्शन चाहेगी कि प्रेशर बढ़ा दें। अब रिएक्शन कैसे बढ़ाएगी, रिएक्शन पिस्टन को जाके धक्का थोड़ी ना मारेगी, वो क्या करेगी, मैं काम करती हूं, मैं क्या करती हूं कि इस तरफ ज्यादा शिफ्ट होने लगती हूं जिधर से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए सिस्टम के अंदर, यानी कि वेसल के अंदर। तो वो क्या करे, वो ऐसा करेगा, यहां पर देखो अगर इधर देखा जाए तो 3 और 1 4, और इधर देखा जाए तो 2। हाँ, वो क्या करेगी कि प्रेशर घट रहा है, वो चाहेगी प्रेशर बढ़े, तो नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है उसे, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, अगर इस रिएक्शन के हिसाब से देखा जाए, विल शिफ्ट इन बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड। ठीक है, अब हमारे पास अगला आता है, एक आता है केस, ये हुआ इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अब हमें पता है, जैसी मैंने क्या करा, मुझे वॉल्यूम घटाना बढ़ाना है। भाई मेरे पास क्या था, एक वेसल था, वेसल में हमारे पास ऐसे था, इसके अंदर रिएक्शन हो रही थी। मैंने क्या कर दिया, पिस्टन दबा दिया। पिस्टन दबाने से क्या हुआ होगा, पिस्टन दबा के यहां पहुंचा दिया, वॉल्यूम क्या करा, डिक्रीज करा। अगर जैसे मैंने पिस्टन दबा के यहां स्टॉप कर दिया, पिस्टन मैंने ये दबाया है, तो प्रेशर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। यानी कि इज जस्ट अपोजिट, जो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम घटा रहे हो तो प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यहां पे वर्क क्या करने लगेगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि इंक्रीज करने पे हम यूज करते हैं। सो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इज जस्ट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इज जस्ट अपोजिट of the effect of temperature, pressure। यानी कि आपको भला वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया है तो इट मींस प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा, या फिर अगर वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया है, वॉल्यूम आपने डिक्रीज किया है, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। अब आप प्रेशर के हिसाब से सोच लो क्या हुआ होगा।
बस उसी हिसाब से सोच लो। यानी इस केस में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, equilibrium will shift in that direction, will shift in that direction where, in that direction where, ध्यान से, अब प्रेशर घट रहा है, where number of moles are more, where number of gaseous moles are more. सिमिलरली अगर हम यहां देखते हैं तो भैया प्रेशर बढ़ा है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in that direction where number of moles are less. आर लेस। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? आर लेस, ठीक है, आर लेस। चलिएगा अब हम करते हैं नेक्स्ट अभी नहीं, अभी तो भाई क्वेश्चन नहीं, अभी तो और भी इफेक्ट है। इफेक्ट आता है चौथा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब पहले इसके सिनारियो को मैं समझाता हूं, इतना पोर्शन में पहले लेता हूं। इधर ध्यान से, इधर समझिएगा। इस छोटे से पोर्शन में मैंने कुछ नहीं करा, एक रिएक्शन चल रही थी, हमने इसके अंदर एक रिएक्शन चल रही थी, दैट इज N2 प्लस थ्राइस H2, इक्विलिब्रियम में ट्वाइस NH3। इक्विलिब्रियम जब रहा होगा तो कुछ मोल्स N2 के रहे होंगे, कुछ मोल्स H2 के रहे होंगे, कुछ मोल्स हमारे पास अमोनिया के रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं, बस मैंने कहा नहीं यार ऐसे मजा नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ करते हैं। तो कुछ गड़बड़ करने में मैंने क्या कर दिया, He ऐड कर दिया। He क्या इसके अंदर जाकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी ना, N बढ़ा देगी टोटल। हाँ, N बढ़ने से क्या होगा, अगर ये पिस्टन रुका रहा एकदम यहीं पर, प्रेशर बढ़ गया होगा। अगर ये पिस्टन मूव कर सकता है और मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूं तो पिस्टन अप एंड डाउन जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर ना एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अगर हम बात करते हैं तो दो केस आते हैं। आपने ऐड तो करी, एक ऐड करी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक बार मैंने वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया, प्रेशर बढ़े घटे हमें नहीं पता, वैसे जनरली बढ़ता ही है प्रेशर, बट यहां पर एक आता है एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों केस में क्या होगा, इस वाले केस में तो नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इसमें कुछ पड़ता ही नहीं है इफेक्ट, जैसे इक्विलिब्रियम चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, क्योंकि ऐड ही कर रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, डायरेक्शन where number of moles are more। ध्यान रखना, बड़े दिमाग, वरना मैं ऐसे फ्लो में बड़े स्पाइस, मतलब बड़े प्रिसाइजली लिख रहा हूं, ध्यान से। मोर ही आएगा, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है इक्विलिब्रियम उधर जाएगा। लेट सपोज मैंने क्या करा, मैंने बोला एक इक्वेशन एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला PCl3 प्लस Cl2, ये इक्विलिब्रियम चल रहा है,
दैट इज द PCl5। पंगा करने लग गया ये PCl5। ये है मैंने मतलब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर हम पहला मतलब बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। एक सेकंड रुको बच्चे, नो इफेक्ट। हमने क्या करा, एडिशन ही करा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर। आप सोचो ज्यादा मोल्स है इधर भाई, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड ज्यादा मोल्स है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ चलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ चलेगा। बच्चों अभी ना मतलब ठीक है, इतना हमारे पास ये चीज हो गई, इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस अभी स्कूल एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ catalyst on equilibrium. There is no effect of catalyst on the equilibrium. ऐसा क्यों? Because catalyst increase, catalyst increase the rate of, increase the rate of both forward and backward reaction, because catalyst increase the rate of both forward and backward reaction। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। इट जस्ट हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर। कैटलिस्ट जस्ट help to attain the equilibrium faster। Catalyst just help to attain the equilibrium faster। वो कुछ और नहीं करता है, बस वो अगर इक्विलिब्रियम में था तो रहने देगा, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है और तुमने शुरुआती टाइम पे कैटलिस्ट डाल दिया तो जो इक्विलिब्रियम पहले आधे घंटे में आता वो 5 मिनट में आ जाएगा, हो सकता है वो 2 मिनट में आ जाए, हो सकता है वो 20 मिनट में, मतलब जितनी देर में वो पहले आता उससे जल्दी आ जाएगा। बस इसमें इतना है हमारे पास। नाउ अगला आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमारे पास देखो एक यही इफेक्ट है, अभी तक सारे इफेक्ट्स में टेम्परेचर नहीं बदल रहा था, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदल रहा था। अब यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदलेगा, तो यहां अगर हम इफेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इन दिस केस अगर हम बात करते हैं, हाँ यहां पर आता है बेटा कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर,
इक्विलिब्रियम ब्रियम will shift in that direction where heat will absorb, जहां पर हीट एब्सॉर्ब हो जाए, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। हाँ जी, इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। अगर हमारे पास, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेना है, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। मैंने लिया बच्चों कि मैंने बोला A गिव्स B, दिस इज अ डेल्टा H, इसका मैंने लिखा हुआ मिला नेगेटिव। मीन्स अगर डेल्टा H नेगेटिव मिल रहा है तो यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है अगर नेगेटिव है, थर्मिक, और बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज अ एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक साइड पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड पे शिफ्ट होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम will shift in backward direction, अच्छा, इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो ही गया। अगर यही रिएक्शन A गिव्स B और डेल्टा H लिखा आता पॉजिटिव, तो टेम्परेचर, अच्छा इसमें अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड, भाई अब फॉरवर्ड क्या है, एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड क्या है, दैट इज द एंडोथर्मिक, बैकवर्ड क्या है, दैट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसकी तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। बच्चों ठीक है, फॉरवर्ड हमारे पास चला गया इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बढ़ गया, फॉरवर्ड चला गया, बट इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है या घट रहा है। यार बच्चे इसके लिए ना एक रिलेशनशिप आता है, दैट रिलेशनशिप एक्चुअली ln k इक्विलिब्रियम 2 डिवाइडेड बाय k इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, वेयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर, डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये रिलेशनशिप आता है। आप इस रिलेशनशिप को अप्लाई करेंगे, आप ये पता लगाएंगे टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है या घट रहा है। मैं आप इसके लिए एक ट्रिक हम समझते हैं कि भैया मान लो एक रिएक्शन है, दैट इज A B, ये होता है K फॉरवर्ड और ये होता है K बैकवर्ड। ठीक है, ये डेल्टा H इसका नेगेटिव है, यानी कि मतलब जो फॉरवर्ड है वो एक्सोथर्मिक है
और बैकवर्ड है वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, फॉरवर्ड है एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड है एंडोथर्मिक है। अब ध्यान से, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो नेट रिएक्शन मूव बैकवर्ड। अगर जो भी करने पर नेट रिएक्शन बैकवर्ड मूव हो रही है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे नेट बैक हो रही है या टेम्परेचर घटाने पे नेट रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है, तो आपका जो के इक्विलिब्रियम है, यानी कि के इक्विलिब्रियम 1 और के इक्विलिब्रियम 2, यानी कि T2 टेम्परेचर पर अगर नेट रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो नेट जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वो छोटा होगा। अब यहां वाले केस में कंक्लूजन लिख रहा हूं, इफ नेट रिएक्शन मूव बैकवर्ड, तो के इक्विलिब्रियम 1 जो है वो बड़ा होगा के इक्विलिब्रियम 2 से, मैंने कि नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो छोटा हो जाएगा। इफ नेट रिएक्शन मूव फॉरवर्ड, अब वो देखना पड़ेगा कि वो क्या है, तो के इक्विलिब्रियम 2 इज लेस देन के इक्विलिब्रियम 1, यानी कि गलत लिख दिया भैया, के इक्विलिब्रियम 2, यानी कि अगर नेट रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो हमारे पास के इक्विलिब्रियम जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, वो बाकी दूसरा वाला छोटा। ये कंक्लूजन है। आइए सर कहेंगे, बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चंस तो करा दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला चैप्टर जो है, मतलब ये वाला पोर्शन ली चैटलियर प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक भयंकर सा क्वेश्चन में, एक ही इसी कलर में इन्होंने पूछा हुआ, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेंगे घटेंगे क्या। मैं बस इतना लिख दे रहा हूं कि फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, बस। अगर मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिख दूंगा, फॉरवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट बढ़ेंगे, अगर बैकवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट घटेंगे, बस यही है। सो द फॉलोइंग व्हेन remain same when each of the following equilibria is subjected to decrease in pressure. प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जिधर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर, ताकि प्रेशर बढ़ जाए। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर यानी कि फॉरवर्ड। इसमें ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड, मोर इधर यानी कि बैकवर्ड। भैया गैसियस देखने हैं, बैकवर्ड। इसमें सॉलिड ये है 4 गैस, सॉलिड ये है 4 गैस, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। पॉइंट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑल्सो। भाई अब हमने क्या कर लिया, प्रेशर की वजह से मैंने बोला प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। इसमें 1 और 2 लेस यानी बैकवर्ड जाएगा। इसमें 2 1 और 2 3, और इसमें कितने हैं 1 और 2 3, नो इफेक्ट। भाई किधर भी जाए इक्विलिब्रियम में मोल्स बढ़ घट रह ही नहीं रहे, तो बात फर्क ही क्या है। इसमें ये सॉलिड, ये गैस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CO प्रेशर है, इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो यहां पर आ जाएगा 1 गैसियस 2 गैसियस बैकवर्ड। इसमें 2 और 1 3, यहां पर 1,
तो 3 उधर 1 तो फॉरवर्ड। इसमें सॉलिड सॉलिड ये गैस, हमें तो चाहिए भैया प्रेशर बढ़ रहा है, गैसेस मोल्स कम से कम हो, तो यानी कि बैकवर्ड, पीछे तो जाने पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 4 5 11, इधर तो आया 11, इधर आता है 4 6, नहीं इधर आता है 9, 11 कहां से कैलकुलेशन, 5 4 9 और 6 4 10। भैया इधर है कम, 5 4 9, ठीक है, 6 4 10 ज्यादा, यानी कि बैकवर्ड। बैकवर्ड। चलिए बच्चे, अब ना मतलब ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जो मैंने यहां पर अभी आपको करवा दिए। अगर मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूं तो एक रिलेशन आता है गिब्स फ्री एनर्जी, जो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी अगर हम पढ़ते हैं तो रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी is equal to del G naught plus RT ln Q, where ये रिलेशन, इस रिलेशनशिप पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, हमारे उसमें क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के, स्कूल एग्जाम के लेवल पे आने के चांस कम होते हैं। where delta G, this is the Gibbs free energy, delta G change in Gibbs free एनर्जी, और डेल्टा जी हो गया चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अगला आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। भाई वहां स्टैंडर्ड वो मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर उसका फिक्स होगा, जबकि Q क्या है आप सबको पता है, रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास कुछ चेंज है एट इक्विलिब्रियम। अब देखना ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम जो चीजें होती है वो डेल्टा जी क्या होता है, 0, नॉट नहीं जी, और जो Q होता है वो बिकम Kp बन जाता है। Q क्या होता है, वो बिकम Kp। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी, और ये हो गया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी और एल एन के पी। अब कई बच्चे कहेंगे सर केपी क्यों, केसी क्यों नहीं। एक्चुअली बच्चों केपी इसलिए क्योंकि ये एक्सप्रेशन बेसिकली ड्राइव होता है थर्मोडायनेमिक्स में, और जब थर्मोडायनेमिक्स से ड्राइव होता है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर का टर्म यूज होते हुए ये एक्सप्रेशन आता है, तो यहां पर केपी यूज होता है ना कि केसी। पॉइंट क्लियर हो गया। इस वजह से अभी आप कहोगे सर अभी भी कहां बताया अपना एक्सप्रेशन, अरे जरूरत नहीं है बच्चे, अब ना हमें नीट में जरूरत है ना हमें स्कूल एग्जाम में जरूरत है दूर दूर तक, बट हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और यस इससे की हमें जरूरत है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं एक और ये और लिख सकता हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग केपी। ठीक है, लॉग केपी। सो बच्चों चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 7.11 यानी कि एनसीईआरटी का एग्जांपल पिक किया हुआ है मैंने। ये एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास एक रिएक्शन ये प्रोसीड हो रही है, सुक्रोज प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन्होंने केसी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फॉर द रिएक्शन इज दिस एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एट 300 केल्विन। अच्छा बच्चों खास बात क्या है, आना तो केपी चाहिए, इन्होंने केसी का एक्सप्रेशन दे रखा है। अब है क्या चीज, एक्चुअली केसी का एक्सप्रेशन तो दे रखा है, या तो हम पहले सॉल्व करें,
बट हमारे पास होता क्या है, अगर आप Kp और Kc यहाँ सॉल्व करें, ये भी हमारे पास लिक्विड है, ये भी हमारे पास लिक्विड है, और ये भी हमारे पास लिक्विड है, तो यहाँ Kc और Kp जो है वो एक बराबर होगा। भाई ये सारी चीजें हमारे पास एक्वस में तो बनेगी, सारी की चीजें Kp और Kc बराबर होंगे अगर हमारे पास वहां कुछ गैस ही नहीं है तो। ठीक है भाई, भाई प्रेशर तो बन ही नहीं रहा ना किसी चीज की वजह से। सो हमने यहां पर बोल दिया एक्सप्रेशन में आप क्या यूज करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग आप के लिख देंगे, के इक्विलिब्रियम लिख दीजिए, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास दैट इज द निकालना है, तो -2.303 इंटू आर हो जाएगा 8.314 इंटू टेम्परेचर हो जाएगा, कितना गिवन है बच्चों, कहाँ गया टेम्परेचर, 300 केल्विन 300 लॉग 2 इंटू, चलिए भैया सॉल्व करते हैं, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग 2 0.3 प्लस यहां पर हो जाएगा 13। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए, आप इसे सॉल्व करते हैं तो कुल मिला के वैल्यू मैं निकाल देता हूं कैलकुलेटर्स को यूज करते हुए, दैट इज 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 multiply by 300 multiply by 13.3, that is a 76397 ये जूल में है। इसे आप डेल्टा जी को छोड़ेंगे तो लिखेंगे 76.4 किलो जूल लिख देंगे राउंड ऑफ करके। एनसीईआरटी ने भी देख लेना एक बार, यही आंसर निकाला हुआ है। आप बेफिक्र होकर यहाँ पर केसी यूज कर लीजिए क्योंकि हमारे सिलेबस इतना डिटेल में नहीं जाता है। ठीक है, आप केपी की जगह यहाँ केसी यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चे, आज का लेक्चर मैं यहीं पर रुकता हूँ, और आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली इसमें पीएच वाले पोर्शन का डिस्कशन होगा। तो चलिए गाइस, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।